पूर्व छात्र परिषद द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति, आदरणीय सभी अभिभावक, छात्र छात्राओं, विशेष रूप से पूर्व छात्र परिषद के सभी पदाधिकारी, मैं आप सब बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने इतना सुंदर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। लॉकडाउन के समय में जो विकट परिस्थितियां संपूर्ण विश्व के सामने हैं, उन परिस्थितियों में अनेक प्रकार के संवाद का आयोजित कर, व्याख्यानमालाओं का आयोजन करके छात्र छात्राओं को एवं आम सामान्य जन को जो संदेश आप देना चाहते हैं, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। छात्र जीवन में प्रबंधन का अति महत्व है। जो छात्र अपने प्रारंभिक जीवन के समय में प्रबंधन पर ध्यान देता है, संगठन पर ध्यान देता है, ईश वंदना एवं व्यायाम वर्गीकरण करे, इसको लेकर जो आगे बढ़े, अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में एक ऐसा प्रबंधन का तंत्र खड़ा करना चाहिए। आखिर मुझे करना क्या है? और इस लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, तो इस समय विकट परिस्थितियां हम सबके सामने हैं। इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थाएं इस समय बंद हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनके सामने भी पढ़ने का संकट है। जो सामान्य छात्र हैं उनके भी सामने पठन पाठन का संकट है। अनेक विद्यालयों ने, अनेक शिक्षण संस्थाओं ने पठन पाठन की व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की है। हमारे विद्यालय ने भी ये पठन पाठन की व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक इस ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न बना करके, कई प्रकार के पेपर्स बना करके आप सब विद्यार्थियों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उस ग्रुप में डाला है। अपने विद्यालय के 27 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में यह व्यवस्था उन्होंने की है। मेरा इस समय छात्र छात्राओं से एक निवेदन है कि हमको इन परिस्थितियों में भी और सामान्य परिस्थितियों में भी अपने जीवन का प्रतिदिन का प्रबंधन करना चाहिए। एक तो प्रतिदिन का प्रबंधन करना, एक अपनी पूरी लाइफ का प्रबंधन हमको करना। मैं प्रतिदिन के प्रबंधन से प्रारंभ करता हूं। मैं छात्र हूं, मैं प्राथमिक का छात्र हूं, मैं जूनियर का छात्र हूं, मैं सीनियर का छात्र हूं, अथवा मैं किसी स्नातक, परास्नातक, किसी भी विद्यालय संस्था का छात्र हूं। तो मेरा प्रबंधन क्या है? मैं विद्यार्थी हूं, मेरा सबसे पहले फर्ज बनता है कि मैं अपने शिक्षण की ओर ध्यान दूं। दिनचर्या कैसी मेरी प्रारंभ हो, तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको शेयर करता हूं। 3:30 से 4 बजे विद्यार्थी को जगना चाहिए। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर शिक्षण प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रातः के शिक्षण में विद्यार्थी को जो थ्योरिकल विषय हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक है, ये थ्योरिकल विषय है। प्रातः जब जागरण जब रहता है तो थ्योरिकल विषयों में रुचि होती है। प्रातः समय 2 से 3 घंटे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा समय रहता है, शांत वातावरण रहता है, हमारा मन भी शांत होता है, हमारा मस्तिष्क भी पूरी निंद्रा लेकर के रात के सारे विचारों को समाप्त करके बिल्कुल ताजी रहता है। और जो थ्योरिकल विषय है थोड़े स्मरण करने में, याद करने में कठिन होते हैं, और उनको जब हम प्रातःकाल जब पठन पाठन उनका प्रारंभ करते हैं तो वो हमको ठीक से स्मरण आते हैं। इसके बाद स्नान वगैरह करना चाहिए, फिर विद्यालय को जाना। आज के समय में विद्यालय नहीं है तो घर पर ही विद्यालय जैसा वातावरण बनाना। वह कैसे संभव है? हमारी मित्र मंडली के समकक्ष विद्यार्थी 2, 3, 4, उनसे एक स्थान पर दूरी बना करके हम लोग बैठ सकते हैं, परस्पर शिक्षण का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से शिक्षण की व्यवस्था हम समझ सकते हैं,
प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं, एक दूसरे का प्रश्न और उत्तर हम दे सकते हैं, ऐसा मान करके कि मैं विद्यालय के अंदर बैठा हूं, मेरा साथी, मेरा मित्र इस समय मेरा शिक्षक है। एक समय वह शिक्षक बना, एक समय आप शिक्षक बनिए, एक समय दूसरा शिक्षक बनेगा। इसी पद्धति को इस लॉकडाउन के समय में हमने लागू किया, तो परस्पर हम एक दूसरे के शिक्षक, एक दूसरे के शिक्षार्थी होंगे। इसका लाभ हमको मिलेगा। जिस विषय का ज्ञान उसको है, जिन प्रश्नों का ज्ञान उसको है, वह ज्ञान मैं अर्जित करूंगा। मेरे को जो ज्ञान है मेरा साथी विद्यार्थी अर्जित करेगा, वो मेरे साथी को जो ज्ञान है वो दूसरा अर्जित करेगा। इससे परस्पर हम लोग इस ज्ञान को अर्जित करेंगे। एक तरह से ऐसा माना जाए कि वो हमारे इस जीवन में, लॉकडाउन के समय में, उस प्रबंधन में एक बेहद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जुड़ जाएगी और हम उसको शिक्षण को अपना प्रारंभ करेंगे। बंधुओं, जब इस तरह से हम 3 से 4 घंटा दोपहर में पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबे समय हम ये सब चीज़ें कर नहीं सकते। तो हमको आहार का चिंता करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हमेशा संतुलित आहार का करना ये बहुत आवश्यक है। प्रोटीन भी लेना, आयोडीन भी लेना, भोजन संतुलित लेना। पुरानी कहावत है कि विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए, तो उन लक्षणों को हम लोगों को पालन करना। बंधुओं, लंच के बाद जब हम विश्राम के बाद फिर जगेंगे तो फिर हम उन्हीं विषयों को उठाएं, प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हीं विषयों का स्वाध्याय कर सकते हैं जिन विषयों को हमने प्रातः किया था। जो थ्योरिकल विषय हैं उन पर हम लोग फिर से अध्ययन कर सकते हैं, वो और सारे विषय हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ समय अपने जीवन में, अपने समय में, दिनचर्या में से निकालें। उस समय को हम लोग अपने स्वयं के शारीरिक से संबंधित, स्वयं के खेलकूद से संबंधित, स्वयं के विचार के आदान प्रदान से संबंधित जोड़ें। ये हमारे दिन की दिनचर्या हुई। इसके बाद शाम का समय रहता है। परिवार के लोग हमसे कुछ न कुछ अपेक्षा करते हैं। शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा ये की जाती है कि शाम के समय में दूध लाएगा, सब्जी लाएगा, अपने यार दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा। इसकी भी हम सबको छूट रहनी चाहिए और अपने मस्तिष्क को हम लोग फ्रेश करने के लिए ये शाम काम करना चाहिए, निकलना चाहिए। परिवार के कामों में सहभागिता करनी चाहिए। शाम का समय होते ही फिर हमको स्वाध्याय की चिंतन करना चाहिए। शाम के समय में हम लोग भोजन से पूर्व भी पढ़ सकते हैं और भोजन के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भोजन अधिक हो जाता है तो शिक्षार्थी को निंद्रा आती है, आलस्य आने लगता है। इसलिए मेरा निवेदन सबसे यह रहता है, पहले समय से भोजन करना, सूर्य अस्त से पहले भोजन करना और भोजन करने के बाद आधा पौना घंटा टहलना, घूमना फिरना, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना। और पढ़ने के समय, उस समय बैठते समय अब हमको प्रैक्टिकल विषयों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय नींद आती, आलस्य का समय रहता है। जो प्रैक्टिकल विषय होते हैं, प्रैक्टिकल के विषय रहते हैं, वो हमारे ठीक से समझ में आते हैं, वो निंद्रा आने नहीं देते, आलस्य आने नहीं देते। इसमें हमारा मैथ भी बहुत सहायक हो सकता है। मैथमेटिक्स को हम लेकर के रात्रि में बैठेंगे तो सवाल सरल होते जाएंगे। मस्तिष्क में उलझने तो जरूर रहेंगी किसी प्रश्न को ना हल करने पर, लेकिन आलस्य नहीं रहेगा। इस प्रकार की दिनचर्या को हम लोग मेंटेन अपने जीवन में कर सकते हैं। बंधुओं, इसी समय इन सब चीजों के साथ साथ हमको समाचार पत्र, मीडिया, पत्रिकाएं, इन सब पर भी देखना चाहिए। रात के समय में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, इसको अवश्य देखें। क्यों? इसको देखने से एक लाभ मिलता है। नेशनल और इंटरनेशनल समाचार जब हमको मिलता है तो इससे भी ज्ञानवर्धन होता है। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग देखें। इसके साथ ही कुछ धारावाहिकों को भी हम देख सकते हैं। महापुरुषों से संबंधित धारावाहिक आते हैं। वर्तमान में चाणक्य चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा है, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के धारावाहिक समय समय पर चलते रहते हैं। तो उन पर भी हमारी रुचि जानी चाहिए। उनसे भी हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेरणा लेनी होती है। बंधुओं, मेरे छात्रों से एक निवेदन इस सब दिनचर्या के साथ साथ, क्या हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? लक्ष्य निर्धारित किया है तो लक्ष्य पर निर्धारित करके
जगते हुए उस सपने को देखना। जो सोते हुए सपने देखते हैं वो कभी साकार नहीं होते। जो खुली आंखों से सूर्य के तापमान में, सूर्य की तेजस्विता में जो सपने देखे जाते हैं, वह साकार करने का लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। जो भी महापुरुष इस दुनिया के अंदर हुए, संपूर्ण विश्व के अंदर हुए, उन्होंने खुली आंखों से लक्ष्य निर्धारित किया। हम सामान्य परिवार से भी छात्र हो सकते हैं, संपन्न परिवार से भी हो सकते हैं। कई बार छात्र इस बात का रोना रोते हैं, हमारी शिक्षण इसलिए नहीं हुआ, हम आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे। कुछ छात्रों का अपने जीवन में, भविष्य में चल करके यह कहना होता है, मेरा जीवन आज सफल इसलिए नहीं हुआ कि मैं दरिद्रता में पैदा हुआ। बंधुओं, लक्ष्य निर्धारित करना, खुली आंखों से सपना देखना, संघर्षों से जूझना, जिनको आता है उनके सामने दरिद्रता नहीं टिकती, उनके सामने कोई भी संकट नहीं टिकता। उदाहरण के रूप में हम सबके सामने कई महापुरुषों के उदाहरण हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण हम सबके सामने है। दलित परिवार से थे, दरिद्रता उनके पीछे पड़ी थी। जब उनकी मेधा का चर्चा जगह जगह होने लगा तो उनका चिंतन करने वाले लोग खड़े हुए। अनेकों प्रकार की डिग्रियां देश से नहीं, उस समय विदेशों से उन्होंने अर्जित की और भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री बने। भारतवर्ष का संविधान जब बना तो उस संविधान के माननीय सदस्य आप थे। ये एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। इसी प्रकार का दरिद्रता का दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के अब से पूर्व में राष्ट्रपति थे। आज वो हम लोग के मध्य में नहीं है। मछुआरा परिवार में जन्म लेना, समुद्र की लहरों को देखना, समुद्र की लहरों को चढ़ते उतरते प्रतिदिन देखना, उनसे अपने जीवन की प्रेरणा लेना और उस दरिद्रता से अपना अध्ययन प्रारंभ करना। अध्ययन करते करते समाज का सहयोग उनको प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक वो सिद्ध हुए। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। भारत का दुनिया में उन्होंने गौरव बढ़ाया और परमाणु संपन्न भारत यह उन्होंने दिया। भारत के राष्ट्रपति बने। हम सब उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। बंधु, ऐसे एक अनेकों उदाहरण हैं। अपने देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, उनका भी जीवन हम सब जैसे सामान्य लोगों से भी नीचे का था। माताजी किसी परिवारों में बर्तन सफाई का कार्य करती थी। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नरेंद्र प्रतिदिन अध्ययन के साथ साथ अपने पिता की मदद करते थे। ट्रेन के डिब्बों में जाकर के चाय दिया करते थे। उन्होंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, लक्ष्य को तय किया, मुझे देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना है। मैंने जो गरीबी भुगती है, मैंने जो दरिद्रता भुगती है, मैं देश भर के गरीबों का दुख हरण करने वाला बनूंगा। मैं देश भर के गरीबों का साथ देने वाला बनूंगा। मैं इस भारत माता की आरती उतारने वाला बनूंगा। और हम सब जानते हैं कि आज दुनिया के सशक्त प्रधानमंत्रियों में से मेरे देश का प्रधानमंत्री आप सबके बीच में मौजूद है। साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, लेकिन उन्होंने खुली आंख से सपना देखा, लक्ष्य निर्धारित किया, गरीबी को आड़े आने नहीं दिया, किसी प्रकार के किसी संकट को आने नहीं दिया, कोई प्रलोभन उनको छू नहीं सका। ये हमारे सामने उदाहरण है। प्रिय मित्रों, छात्रों और छात्राओं, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप भी अपनी खुली आंखों से इस प्रकार का स्वप्न देखें। उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रबंधन करें, अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का प्रबंधन करें। मैंने स्वयं अनुभव किया है। पूर्वांचल से जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए आते हैं, किसी पर एक जोड़ी कपड़ा होता, किसी पर दो जोड़ी कपड़ा होता। दो से कपड़ा अधिक होने वाला कोई छात्र मैंने शायद नहीं देखा, बहुत कम ये केसों में। किसी भी छात्र पर
जिनको आईएएस पीसीएस बनना है, सर्वोच्च शिक्षा जिनको लेनी है, उनको अपनी सभी किताबें नहीं होती हैं। मैंने उनका जीवन देखा है। एक कमरे में 4-4 विद्यार्थी हैं, चारों विद्यार्थियों पर मिलाकर के 4 किताबें, सबकी अलग अलग किताबें हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट किताबों का, जो अपनी किताब का अध्ययन कर रहा है, उतने पीरियड में वो अपनी किताब का अध्ययन कर रहा है, फिर उसने किताब अपने दूसरे साथी को पकड़ा दी, दूसरे साथी ने अपनी किताब का अध्ययन करके तीसरे को पकड़ा दी, तीसरे ने चौथे को पकड़ा दी, चौथे ने फिर घुमा करके पहले को पकड़ा दी। यही क्रम उनके जीवन का चलता है। और उसी किताब के अध्ययन से, एक ही किताब के अध्ययन से 4 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, 5 पुस्तकों को अध्ययन करते हैं। बंधुओं, जब आज तो समय बदल गया, ऐसे अनेकों विद्यार्थियों के जीवन की धारणा है, सरकारी लाइट, म्यूनिसिपैलिटी की जो लाइट जलती है, उसके खम्मा के नीचे जा करके बैठ करके अपने मित्र की मांगी हुई किताब को अध्ययन करके देर रात तक, सुनसान है, कोई जगह वीरान है, कोई निकल भी नहीं रहा है। दरिद्र नारायण उस समय मां सरस्वती की आराधना करते हुए और अपनी पुस्तक का अध्ययन कर रहा है। वही छात्र एक दिन जाकर के आईएएस पीसीएस बन रहा है, वही छात्र जाकर के एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनता है, वही छात्र जाकर के एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट किया, व्यवस्था की, प्रिंसिपल किया, और अपने समय को विभाजित किया। अपनी दरिद्रता से लड़ने के लिए, अपनी अभावों से लड़ने के लिए, अभावग्रस्त परिवारों में पैदा होने के बाद उन संकटों से लड़ने के लिए उसने अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण माना, उनको मुकाम मिला। आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सरस्वती विद्या मंदिर अतरौली आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। सभी विद्यार्थियों को इस विद्यालय के माननीय आदरणीय प्रेरणादायी आचार्य सारे संकटों को लेते हुए आप सबके घर घर जाकर के आपसे संपर्क कर रहे हैं। दूसरे विद्यालय के छात्र भी इस विषय को सुनने होंगे, प्रधानाचार्य सुनने होंगे, उसके प्रबंध तंत्र के लोग सुनेंगे। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि हमारे सरस्वती विद्या मंदिर की जो आचार्य और प्रधानाचार्य इस गति को, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आप भी कर सकते हैं। एक गांव के अंदर जाकर के 10 और 15 छात्र रहते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, उनको समझाते हैं, उनका मैनेजमेंट समझाते हैं, उनकी पढ़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, किस समय जागते हैं, किस समय सोते हैं। क्या इस लॉकडाउन के संकट के समय में, जिस समय उनका शिक्षण बंद है, क्या वो आलस्य में तो नहीं है? क्या उन्होंने अपना पठन पाठन बंद तो नहीं कर दिया है? इसका सबका चिंतन इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के माध्यम से आदरणीय प्रधानाचार्य के कुशल नेतृत्व में सब मार्गदर्शन कर रहे हैं और नीचे तक गांव के अंदर जा रहे हैं। 142 गांव की योजना बनी है। 36 शिक्षक 142 गांव तक विद्यार्थियों के परिवारों तक इस जून के महीने में संपर्क करके उनके पिछले जो जून, मई और अप्रैल के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो विद्यालय से उनको कार्य मिला था, वो क्या उन्होंने संपन्न किया, आगे विद्यार्थी को क्या करना है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए निकले हैं। तो बंधुओं, आज इस प्रबंध तंत्र के समय में मैं आप सबसे यही निवेदन कर सकता हूं। कई बार विद्यार्थी को डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है, घबराहट जैसी होती है, मेरा कोर्स तो पीछे छूट गया, मेरा कोर्स तो पूरा ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा। उसको डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है। ये कभी मन में नहीं पालना चाहिए। मेरा तो सबसे पहला निवेदन यह है विद्यार्थी से कि किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिदिन का काम प्रतिदिन निपटाना, खत्म करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। आज का काम आज करो, और आज का काम कल करोगे तो दूना हो जाएगा, कल का काम परसों करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, और परसों का काम अतरसों करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। काम का बोझ आप पर बढ़ता जाएगा, इसलिए उस बोझ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हो सकता है कोई ब्याह शादी होगा, परिवार में कठिनाई रही होगी, माताजी पिताजी अस्वस्थ रहे होंगे, इनके कारण से मेरा एक दिन का कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, परंतु फिर क्या करना, जोड़ा काम करना, सवाया काम करना। इससे जो छूटा हुआ एक दिन का काम है, हम एक दिन में 2 दिन में उसको कवर कर सकते हैं। अपने डिप्रेशन में आने की स्थिति नहीं है, कभी नहीं आनी चाहिए। ये योग और व्यायाम ये भारतीय संस्कृति की देन है।
हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। जब प्रातः की अपनी दिनचर्या जब हम लोग बनाते हैं, अपने प्रतिदिन का हम जो मैनेजमेंट प्रारंभ करते हैं, तो उसमें खेलने के लिए, व्यायाम के लिए समय देना चाहिए। और व्यायाम में सबसे जो रामबाण व्यायाम है, जिसका कोई विकल्प दुनिया के अंदर नहीं है, वह केवल एक और एक है, वह सूर्य नमस्कार है। आपने सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन किया, न्यूनतम 13 सूर्य नमस्कार लगाए, हो सकता है 20, 25, 50 तक लगाएंगे तो आपका शरीर भी बहुत बलिष्ठ होगा, लेकिन 13 सूर्य नमस्कार भी आपने प्रतिदिन लगाए तो एक सूर्य नमस्कार में 10 व्यायाम आ जाते हैं, और 10 व्यायाम 10 योग आ जाते हैं। तो उन 10 योगों के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, और हम पर कोई किसी प्रकार का तनाव हावी नहीं रहता। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से, छात्रों से, अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि ये व्यायाम की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करें। इस लॉकडाउन के समय में जो कोरोना की महामारी है, इसमें व्यायाम भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में इम्यूनिटी जिसकी पावर, जिसकी क्षमता अधिक है, रोग रोधक क्षमता जिसकी अधिक है, वह व्यक्ति रोगों से लड़ सकता है। उसको कोरोना जैसी छोटी छोटी बीमारियां आकर के छू करके चली जाएंगी, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह कब संभव है? जब हम निरंतर व्यायाम करते रहें, निरंतर उससे हम लोग जुड़े रहें। अब जुड़ेंगे कैसे? तो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में व्यायाम और खेल कूद प्रत्येक विद्यार्थी का जुड़ना चाहिए, और उसके लिए न्यूनतम 20 से 40 मिनट हम लोग देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, हम फिर दैनंदिन कार्यक्रमों में लग जाएंगे। मेरा सभी विद्यार्थियों से इस प्रकार का आग्रह है। कई बार विद्यार्थी जब अपनी दिनचर्या बनाता है, लक्ष्य प्राप्त करने में लगता है, 4 घंटा सुबह पढ़ा, 4 घंटे, आधा घंटे का ब्रेक दिया, नहीं दिया, खाना खाया, फिर 4 घंटा पढ़ने बैठ गया, फिर बैठ गया, फिर बैठ गया, और रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक सब यही करता रहता है, और वो अपने ऊपर पढ़ाई शिक्षण को हावी कर लेता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जीवन का, किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज के समय तक, कॉलेज का 4 से 6 घंटे का समय, और 6 घंटे का अपना और अध्ययन का समय, अर्थात मेरा मानना है कि केवल 12 घंटे अध्ययन का समय आप बनाइए पूरे दिन का, 24 घंटे, उसमें से 6 घंटे आप सोने के लिए बनाएं। 6 घंटे की नींद आपको, 5 घंटे की, 6 घंटे की निंद्रा बहुत आवश्यक है। 1 घंटे खाने का, और खाने के समय टहलने का, घूमने का, फिरने का, यह कर। जैसे 8 घंटे का समय, उसको डिवाइड करिए। 2 घंटे परिवार के काम, परिवार के कामों में सहभागिता, 2 घंटे व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, मित्र मंडली, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनकी स्वाध्याय की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। बंधुओं, छात्र जीवन में भी प्रतिदिन अपने विषय का, विषय वस्तु का ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक लोगों से संपर्क, इसका भी हम लोगों को प्रतिदिन अपने जीवन में जोड़ना। ये भारत संस्कृति का देश है। रतन गर्वा भारत वसुंधरा, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली, दुनिया को संस्कृति और सभ्यता देने वाली, मनीषियों की भूमि, देवताओं की भूमि। यहां पर स्वाध्याय और अध्ययन जब हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी शुभ काम प्रारंभ करते हैं, तो अपनी ईश वंदना होती है हमारी। तो हम ईश वंदना के लिए, माने ईश्वर की वंदना के लिए, किसी भी देवी देवता को आप पूजन करते होंगे। मेरा व्यक्तिगत अगर कोई सुझाव कोई मानेगा, तो विद्यार्थी जीवन में हम सबके आराध्य 2 मिनट का सरस्वती का स्मरण करना, मां सरस्वती का स्मरण करना, शेष कुछ समय इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान, सबसे परमवीर, सबसे आज्ञाकारी, सबसे बुद्धिमान श्री हनुमान जी का स्मरण जिनको करना चाहिए। उनका जीवन ब्रह्मचर्य जीवन भी है। और हम जो छात्र हैं, हम छात्र छात्राएं, हमारा भी ब्रह्मचर्य जीवन है। जैसे ब्रह्मचर्य जीवन के पालन के लिए
हमको इष्ट का स्मरण करना चाहिए। तो हनुमान जी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। उनकी एक चौपाई का स्मरण मैं आप सबको फिर करा देता हूं। अपने सब जानते हैं, सब विद्यार्थी हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वशो स्वरभूप। माने पवन तयन, माने जो पवन का वेग है, उनका तयन है, उनका शरीर है, पवन से उत्पत्ति है उनकी। पवन तयन मंगल, पवन तयन संकट हरण, माने जो मनुष्य पर जो संकट आता है, स्वयं भगवान पर भी जो संकट आए तो किन्होंने हरे? हनुमान जी। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, उनका जो रूप है, उनकी शरीर की जो वरिष्ठता है, उनका आकार है, उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है, हमको वह ज्ञान देता है। पवन तनय मंगल हर, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वशो स्वरूप। अब राम लखन का जब स्मरण आ गया इस चौपाई के बाद, तो क्या हुआ? राम लखन, राम माने ऐसा महापुरुष जो अपने सामाजिक जीवन में पैदा होने के बाद, जन्म के बाद, राज परिवार में जन्म पैदा होने के बाद, शस्त्र लेकर के केवल पत्नी और भाई के साथ जंगल में निकलता है। आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों को जोड़ते हुए संपूर्ण देश के धर्माचार, साधु संत, मनीषी, ऋषि मुनि सबका दर्शन करते हुए, सबका अस्त्र शस्त्र सबसे लेते हुए संपूर्ण शक्ति से दुष्टों को विनाश करता है। समरसता के प्रतीक, सबरी के झूठे बेट, भावना प्रबल, कोई इच्छा मन में नहीं, सोने जैसी लंका को त्याग कर उसके भाई को देना, केवट जैसे व्यक्ति को अपना परम मित्र मानकर उसको गले लगाना, ये राम का जीवन का आदर्श है। दूसरा नाम आता है सीता माता का, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, सीता सहित। सीता का स्मरण हमारी मातृ शक्ति को करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन पुरुष शक्ति को भी करना चाहिए, आप विद्यार्थियों को भी करना चाहिए। माता सीता माता की दयालुता, सीता माता रतन गर्भा भारत वसुंधरा की पुत्री है, भारत माता धरती माता की पुत्री है, वो अजन्मा है, उनका जन्म पृथ्वी से हुआ है, किसी मानव शरीर से नहीं हुआ है। उनके जीवन की प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ाती है। राज्य, सब सुख संपदा, सारी संपत्ति का त्याग कर राष्ट्र के निर्माण के लिए वो पुनः वन में चली जाती हैं। उनके सतत्व के जीवन से संपूर्ण विश्व प्रेरणा लेता है। अगला आता है राम लखन। लखन भाई की सेवा में, राजपाट, सुख, पत्नी, सारे यश वैभव को त्याग करके उनके साथ रहना। आज भाई भाई में बंटवारा, विवाद, यहां तक है अपने एक भाई दूसरे भाई की पुस्तक ले लेता है तो विवाद रहता है, एक भाई दूसरे के कपड़े पहन लेता है तो विवाद होता है, एक भाई दूसरे की पादुकाएं ले लेता है तो विवाद होता है। लेकिन वहां उल्टा, भाई के चरणों में सारा जीवन, भाई की सेवा में सारा जीवन, भाई 14 वर्ष, भाई तो सोया लेकिन सेवक भाई नहीं सोया। ये हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं। हनुमान जी अपनी इस एक ही चौपाई में हम सब विद्यार्थियों को, हम सब छात्र छात्राओं को संपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। अलग अलग प्रकार के मनीषियों ने इस एक चौपाई का व्याख्यान 200 पेज की पुस्तकों में किया है। अनेकों प्रकार से 4-4, 5-5 दिन तक इस पर व्याख्यान दिया है, इस एक चौपाई का। तो हम सब भी विद्यार्थी ऐसे परमवीर, परम तेजस्वी, परम ईश्वर भक्त, परम ज्ञानी, परम बलशाली हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। इसीलिए मेरी ईश वंदना का निवेदन। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भाई आप सब हनुमान जी का ही व्रत करें, जिसका भी कर सकते हैं, जिसकी भी वंदना कर सकते हैं, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी के प्रतिदिन के जीवन में व्यायाम आवश्यक है, ईश वंदना आवश्यक है, खेल कूद आवश्यक है, पठन पाठन आवश्यक है, समाचार पत्र आवश्यक है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का चित्रण करना, देखना, विश्लेषण करना यह आवश्यक है। इसी के साथ 12 घंटे 10 घंटे यह पढ़ना आवश्यक है।
बहुत लंबे समय कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं है। जब तक चित्त, मन जिसको हमको एकाग्र नहीं होता, तब तक पढ़ने में रुचि नहीं होती है। बंधु, आज मैं आप सब छात्रों से, विद्यालय के अभिभावकों से, विद्यालय की प्रबंध समिति से, विद्यालय के आचार्यों से, इस विद्यालय के पुरातन छात्रों से, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से, सबसे मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए एक आग्रह और करूंगा। वह आग्रह इस विषय का नहीं है, लेकिन प्रबंध तंत्र का अंग है। मेरे पुरातन छात्र मित्र मेरे इसमें जुड़े हैं, सब लोग, उन्होंने इसका आयोजन किया है। ये जो लॉकडाउन और महामारी का समय है, ये कुछ अपने जीवन की संस्कृति की प्रेरणा लेने का है, अपनी संस्कृति को पुनः दोहराने का है। अपनी संस्कृति में पूर्व में कहा गया था, अपनी कमाई का दसमांश हम समाज को दान करें। आज भी इसकी आवश्यकता है। हम सब लोग भी दसमांश नहीं तो 20 मांस, 50 मांस, 100 मांस, 100 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया कम से कम दान करने की प्रवृत्ति हम खड़ी करें। हम अपने किसी पड़ोसी को राशन, भोजन, पानी, यहाँ तक का फेस कवर, उसके दुख दर्द में उसकी चिंता करें। यह मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। साथ ही जो पुरातन छात्र इससे जुड़े हुए हैं और जो वर्तमान में छात्र हैं, जो छात्राएं इस समय लाइव देख रही हैं, उन सबसे भी विद्यालय का प्रबंधक इस नाते से मेरा आप सबसे, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य और निर्धारित करें। जब भी आप कुछ भी बनेंगे, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, चपरासी से लेकर के डीएम तक, जो भी रोजगार आपको मिलेगा, मैं मेरी अपनी आय से, मैं अपने इस जीवन के लक्ष्य से, मैं किसी एक विद्यार्थी का जीवन आगे बढ़ाऊंगा, उसका शिक्षण में पूरा करूंगा, उसका मार्गदर्शन में पूरा करूंगा। छात्रों, में आपसे एक वचन और भी, एक निवेदन और भी कर सकता हूं। वचन नहीं कह सकता, निवेदन कर सकता हूं। हम सब छात्र हैं, कुछ हम में से संपन्न परिवार को छात्र हैं, कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र हैं, कुछ कमजोर वर्ग के परिवारों के छात्र हैं। अपने जीवन की एक धारणा और बनाइए, अपने जीवन के मैनेजमेंट में एक चीज और जोड़िए। जिन पुस्तकों का अध्ययन मैंने कर लिया है, अब ये मेरे उपयोग की नहीं है, तो क्या मेरी 1 वर्ष पूर्व से नजर है कि जब मैं अगली कक्षा में प्रवेश करूंगा तो जो पिछली कक्षा की छूटी हुई पुस्तकें हैं, मैं उस छात्र को दूंगा। वो मेरे पड़ोस में रहने वाला निर्धन छात्र होगा, अथवा मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य को परामर्श करके, उनके हैंड ओवर करके ये पुस्तकें भेंट करूंगा कि ये मेरी पुस्तक है, किसी निर्धन छात्र को दे दी जाए। ऐसा भी हम सेवा का काम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। जिन जिन छात्राओं ने अपने जीवन में इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हुए, समय का विभाजन जिन्होंने किया है, प्रबंधन जिन्होंने किया है, वो आज किसी न किसी मुकाम पर खड़े हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कभी प्रबंधन नहीं किया, कभी कल का नहीं किया, कल का विचार नहीं किया, मेरा जीवन की दिनचर्या क्या है। अभी मैं पुस्तक लेकर के मैथमेटिक्स पढ़ने प्रारंभ किया, अभी मेरे मित्र ने आए, मैं पुस्तक बंद की, उसके साथ चला गया खेलने। किसी ने मेरे को कहा कि आज समाचार देखना, आ जाओ उधर। अभी आप मेरे को कह रहा, किसी ने कहा दावत है, तो मैं वहां चला गया। तो ये जीवन का मैनेजमेंट नहीं है, ये जीवन का प्रबंध तंत्र नहीं है। मेरे मित्र का आज बर्थडे है, तो बर्थडे किस समय है, उस समय का मैनेजमेंट उसी दिन करना कि आज मैं उसकी समय में बर्थडे में जाऊंगा और मेरा उस समय शिक्षण का समय रहता है, उस शिक्षण के समय को मैं कैसे पूरा करूं। उस समय मेरे आचार्य ने, मेरे शिक्षक ने मेरे को प्रश्न दिए हैं, प्रश्न हल करने के दिए हैं, उसको मेरे कॉपी को पूरा करना है, मेरे को प्रैक्टिकल करना है। तो उस समय का भी मैनेजमेंट आपने अगर पूर्व से सोचा तो आपकी पढ़ाई एक दिन भी बाधित नहीं होगी, आपके काम एक भी दिन बाधित नहीं होंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन, हम सभी छात्र अपने जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या का मैनेजमेंट बढ़ा करके आगे बढ़े और जीवन का एक अद्भुत लक्ष्य अपने सामने निर्धारित करें। आखिर मैं हूं क्या, आखिर मुझे करना क्या है, आखिर मुझे बनना है। आज जो व्याख्यान मैं आपको दे रहा हूं, जो व्यवस्था आज मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य और मेरे विद्यालय के प्रबंधकों ने मेरे लिए की है,
कल क्या, कल आने वाला कल क्या ये मेरा हो सकता है? इसी तरह के व्याख्यान, इसी तरह की व्यवस्था मैं समाज में नीचे दे सकता हूं क्या? मैं कुछ बन सकता हूं क्या? मैं जरूर बनूंगा, मैं अवश्य बनूंगा, मैं लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। लेकिन कब? तब मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या, मेरे मेरा मैनेजमेंट, मेरा लक्ष्य निर्धारित होगा। बंधु, कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। छात्रों, मित्रों, कभी लक्ष्य को निर्धारित करते समय विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती हैं। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियां खड़ी खड़ी होती हैं। कई बार हम परीक्षा के टाइम पर, बहुत पीक टाइम पर आते हैं, और उस समय परिवार का कोई माता पिता, भाई बहन सब अस्वस्थ हो जाता है, और कई किसी प्रकार की घटना भी हो जाती है, तो वो बहुत वेदना देती है। उस वेदना के समय में जो विचलित हो जाता है, संकट के समय जो विचलित हो जाता है, वो असफल हो जाता है। और उस समय जो विचलित नहीं होता, उस समय का सदुपयोग करता है, वो सफल होता है। आज से 3 वर्ष पूर्व आपके ही इस विद्यालय के एक छात्र, जिसने पूरी वर्ष की फीस नहीं दी, 6 महीने जो विद्यालय नहीं आया, उसके लगातार संपर्क किया गया, तो पता लगा कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसके सब शरीर का फ्रैक्चर सब टूट गया है। वो अस्पताल में है, 2-3 महीने अस्पताल में रहे हैं, और वह पुत्र उनकी सेवा करता है। परीक्षा के समय पर आता है, प्रधानाचार्य को निवेदन करता है कि मेरा फीस जमा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा कल पेपर है, और मुझको आप जो मेरा प्रवेश पत्र दे दीजिए। प्रधानाचार्य ने उसकी शक्ल देखी, उसकी व्यवस्था सुनी, और उसको प्रवेश पत्र दे दिया। उस विद्यार्थी का इस जिले की टॉप 10 की सूची में स्थान आता है। क्यों? उसने उन परिस्थितियों से संघर्ष किया, उन चुनौतियों को उसने स्वीकार किया। पिता की सेवा करते करते, पिता के बेड के पास अस्पताल में रहते रहते, उसने कभी पुस्तक का साथ नहीं छोड़ा, अपने मित्रों से परामर्श का साथ नहीं छोड़ा। और जो मेधावी, जो छात्र प्रतिदिन स्कूल आते रहे, 180 दिन जिनकी उपस्थिति थी, वो उस छात्र का मुकाबला नहीं कर सके। क्यों? कि उसके सामने लक्ष्य निर्धारित था, उसने अपने दिन का समय का मैनेजमेंट किया था, पिताजी की सेवा का मैनेजमेंट किया था। पिताजी को ये सब हो जाएगा, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो भी तो मेरे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और वह विद्यार्थी इस टॉप 10 की सूची में आया, और इस विद्यालय का नाम रोशन किया। आप सब विद्यार्थी उसकी फोटो देखते होंगे। इसी महगवा गांव का था, ग्रामीण परिवार का था, अति अति लघु किसान का, मजदूर परिवार का छात्र था, और हम सबकी प्रेरणा का स्रोत वो बना। बंधु, हम सबको भी इसी प्रकार की प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में, इस लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करके हम सबको इस अध्ययन में, स्वाध्याय में जुड़ना है, सेवा के कार्यों में भी जुड़ना है, अपने परिवार की सेवा की चिंता भी करनी है, अपने दैनिक खर्चे जो हैं उसको भी कम करना है। बंधुओं, मेरा एक अंतिम निवेदन आप सबसे और है। इस समय की परिस्थितियों में एक आधुनिक जो दौर शुरू हो गया है मोबाइल का, उस पर 10 से 20-30% तक बहुत अच्छी बातें, अच्छी चीजें सुनने पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें इतनी अभद्र होती हैं, इतनी अभद्र होती हैं कि न वह सुनने लायक हैं, न सुनाने लायक हैं, न देखने लायक हैं, न दिखाने लायक हैं। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करें, हम फोनों का इस्तेमाल तो करें, मोबाइल तुम्हारे पास रहे, लेकिन उसमें से अच्छी चीज क्या है, सुंदर क्या है, ठीक किसने क्या लिखा है, उसका नेटवर्क का यूज करें, नेट का यूज करें, गूगल का उपयोग करें। अपने किसी भी प्रश्न का हल करने का हम लोग कर सकते हैं, दुनिया की जानकारी के लिए कर सकते हैं। उसमें जो अशब्द, अश्लील जो गलत शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं, ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की जो गंदे आती हैं, गंदी चीजें आती हैं, उनकी ओर हमारा सबका ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य, अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। हम सब विद्यार्थी अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने पूज्य माता पिता की सेवा करते हुए, अपने देव की आराधना करते हुए, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए, समाज में सम्मान करते हुए, व्यसनों से मुक्त रहते हुए, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, अपने जीवन में मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते जाएं। आप सबने यहाँ ये आयोजन किया है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो 42-43 मिनट हुआ। हाँ लेकिन तैयार करते तो नहीं होता था ना। सही बात है। हाँ? ऐसा होता है ना, अगर कहीं पर नोट करके करेंगे, कितना भी प्रयास करें। वो नहीं होता। एक नोट के 3-4 पेज बना रहा था, फिर मैंने एक पेज शॉर्ट में निकाला, फिर मैंने नहीं किया।